दोस्तों, इस भागदौड़ वाली जिंदगी में लग्जरी वाली लाइफ किसे नहीं पसंद है। जब बात लग्जरी की हो तो बात कारों की होना लाजमी है। अब अगर कार है तो वो खराब भी होगी और बनने के लिए गैरेज भी जाती है। आज की कहानी एक भूतिया गैरेज की है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घोस्ट वर्ल्ड्स डर का दायरा बढ़ाओ में। दोस्तों, आज की कहानी मेरे सब्सक्राइबर रोहित ने भेजी है। रोहित उज्जैन का रहने वाला है। वो एक बैंक में काम करता है। उसकी फैमिली में उसकी माँ, छोटी बहन, बीवी और 2 बच्चे हैं। बैंक के काम के सिलसिले में अक्सर उसे शहर से बाहर जाना होता था। दोस्तों, आगे की कहानी रोहित की जुबानी। बात 2012 की है। सर्दियों का समय था। मुझे छत्तीसगढ़ जाना था, तो मैं अपनी कार से स्टेशन तक गया और वहां कार पार्किंग में अपनी कार खड़ी करके ट्रेन ले ली। एक दिन बाद मैं वापस लौटा, पार्किंग से अपनी कार ली और घर की तरफ निकलने की सोचने लगा। मैंने कार स्टार्ट की, लेकिन कार में थोड़ी प्रॉब्लम थी बैटरी की, जिसकी वजह से कार ठीक से स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। मैं रात में करीब 9 बजे स्टेशन पर उतरा था। थोड़ी मशक्कत के बाद कार स्टार्ट हो जाती है। मैं घर की तरफ बढ़ रहा था। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं ट्रेन का सफ़र करता हूँ तो मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ बाहर का। अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी होती है। फिर क्या था, अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खाने का प्लान किया और गाड़ी उसी तरफ बढ़ा दी। रेस्टोरेंट यहीं स्टेशन से कोई 5 किलोमीटर दूर था। मैंने कार का स्टीरियो ऑन किया और गाने चला दिए। करीब 20 मिनट में अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट पहुंच जाता हूँ। अंदर जाकर खाने का ऑर्डर देता हूँ। खाना आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा घर पर कॉल करके बता दूँ। फिर मैंने अपनी वाइफ के फ़ोन पर कॉल किया और उसे बताया कि मैं वापस आ गया हूँ और रेस्टोरेंट खाना खाने आया हूँ। मुझे 1 घंटे लगेंगे घर आने में। मेरी वाइफ ने ओके बोला। फिर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर अपना व्हाट्सएप चेक करने लगा। इतनी देर में मेरा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। मैं खाने का मजा लेने लगा। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मुझे भूख भी काफ़ी तेज लगी थी। करीब 20 मिनट बाद मैंने अपना खाना फिनिश कर लिया, बिल पे किया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। अभी रात के करीब पौने 10 हो रहे होंगे और कार स्टार्ट की, लेकिन नहीं हो पाई। काफ़ी देर परेशान होने के बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मुझसे पूछा, सर कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? मैंने उससे कहा, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये मेरी कार आज स्टार्ट ही नहीं हो रही है। शायद बैटरी की प्रॉब्लम है। मैंने मैनेजर से पूछा कि क्या आसपास कोई गैरेज है? उसने कहा, है तो सर, लेकिन 7 बजे के आसपास वो Come बंद हो on, जाता है। come on. शहर के बाहर एक गैरेज है, वो रात भर खुला रहता है, लेकिन मैं वहाँ इस कार को कैसे ले जाऊँगा? मैनेजर ने कहा, सर आप मेरे वेटर के साथ मेरी बाइक से चले जाइए, उसे रास्ता पता है। Beware. आप The मैकेनिक को ghost is साथ ले creeping आइएगा। near. मैनेजर की बात मुझे सही लगी। फिर मैंने घर पर कॉल किया कि मेरी कार रास्ते में ख़राब हो गई है, मैकेनिक को लेने जा रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा और आप लोग सो जाओ। ये बोलकर मैंने कॉल कट कर दी। फिर वेटर बाइक लेकर आ गया। मैं उसके साथ बैठकर उस गैरेज की तरफ निकल पड़ा। गैरेज दूर था क्योंकि शहर के बॉर्डर पे था। करीब 45 मिनट के बाद हम गैरेज पहुंचते हैं। गैरेज खुला था, लेकिन वहां सिर्फ एक ही मैकेनिक था। वेटर उसके पास जाकर पूछता है कि क्या वो हमारे साथ चलेगा? कार स्टार्ट नहीं हो रही है। मैकेनिक ने पहले मेरी तरफ घूर के देखा, फिर बोला, ठीक है, Used to कितनी stare दूर at पर है me. आपकी कार? वेटर ने बताया, यही कोई 14 से 15 किलोमीटर। उस मैकेनिक ने अपने गैरेज से कुछ टूल्स लिए और अपनी बाइक से हमारे साथ चलने लगा। करीब 40 मिनट में कार के पास पहुंच जाते हैं, जो रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ी थी।
मैकेनिक ने कार को स्टार्ट करके देखा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसने बोनट खोला तो उसे पता चला कि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है और कार्बोरेटर में भी थोड़ा काम आ गया है। उसने कहा, मैं जुगाड़ से कार स्टार्ट तो कर दे रहा हूँ, लेकिन इसे गैरेज ले चलना होगा। मैं तैयार हो गया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आ रहा था। फिर उस मैकेनिक ने कार स्टार्ट कर दी और मुझे गैरेज चलने को बोला। मैं कार लेकर धीरे धीरे गैरेज के रास्ते पर बढ़ने लगा। मैं और वो मैकेनिक गैरेज पहुंचते हैं। फिर वो मैकेनिक कार खोलकर काम में लग जाता है। मैं उससे पूछता हूँ कितना टाइम लगेगा, तो उसने कहा, काम थोड़ा ज्यादा है, करीब 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तब तक आप रेस्ट एरिया में रेस्ट कर लीजिए। उसका गैरेज शहर से बाहर एकदम सुनसान जगह पर था और वहां मुश्किल से ही कोई अपनी गाड़ी ठीक कराने आता होगा, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन गैरेज काफी बड़ा और अच्छा बना हुआ था। मैं रेस्ट एरिया में जाता हूँ, वहां कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। कुर्सी के ठीक सामने एक बड़ा शीशा लगा होता है। छोटा टेबल था, उस पर मैगजीन रखी हुई थी। मैंने सोचा 2 घंटे तक मैं क्या करूँगा, और ठंड भी ज्यादा हो रही थी, तो मैंने मैगजीन उठा ली और पढ़ने लगा। फिर क्या था, मैं भूल गया कि मुझे घर पर फोन भी करना था। जैसे ही मुझे ये याद आता है, मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपनी वाइफ के फोन पर दोबारा से कॉल की। मैंने उसे बताया कि मुझे आने में टाइम लगेगा। थोड़ी देर बाद मैं उठता हूँ और रेस्ट रूम में टहलने लगता हूँ कि अचानक मुझे वहाँ एक तहखाना मिलता है। मैंने अपने मन में सोचा कि गैरेज में तहखाना कौन बनवाता है। यही सोच मेरे मन में उस तहखाने को देखने की जिज्ञासा होती है। मैं आगे बढ़ता हूँ और तहखाना खोलता हूँ और अपने मोबाइल की फ्लैश की हेल्प से नीचे उतरने लगता हूँ। सीढ़ियों से उतरते ही मुझे लाइट का स्विच मिल जाता है। मैंने उसे ऑन कर दिया। मैं क्या देखता हूँ कि दीवार और फर्श पर खून के निशान चारों तरफ थे, और आगे बढ़ने पर देखा बेसमेंट के बीचों बीच एक बड़ा घेरा है, उसमें कुछ निशान बने हुए थे। एक बड़ा बॉक्स रखा था। मैंने बॉक्स खोलने की हिम्मत की, क्योंकि वो सब देखकर मैं पहले बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ना चाहते हुए भी मैं हिम्मत करके उस बॉक्स को खोलने लगा। और जैसे ही मैंने उस बॉक्स को खोला, मैं क्या देखता हूँ कि बॉक्स में इंसानों के कटे हुए सर, हाथ पैर और उंगलियां पड़ी हुई थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। अब तो मैं जैसे पुतला बन के वहीं जम गया। जैसे मैं घबरा कर ऊपर वापस रेस्ट रूम में चला आता हूँ। ठंडी के मौसम में मुझे काफी पसीना हो रहा था। मैं काफी ज्यादा डर गया था। मन ही मन सोच रहा था कि कहाँ आकर फंस गया। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बैठ जाता हूँ। तभी रेस्ट रूम में हलचल होने लगती है। वहां रखा सामान अपने आप ही इधर उधर होने लगता है। रेस्ट रूम का बार बार लाइट भी ऑन ऑफ होने लगता है। फिर लाइट जो है ऑन हो जाती है, और उसके बाद जो होता है उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता हूँ। मैंने क्या देखा कि सामने दीवार पर एक छोटी सी परछाई है, जो धीरे धीरे अचानक से बड़ी होने लगती है। अब तो मैं और भी ज्यादा डरने लगा। बड़े होते ही वो परछाई अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाती है। उस परछाई के हाथ भी धीरे धीरे अपने आप ही लंबे होने लगते हैं। अब तो मानो मैं जम सा गया। फिर ऐसा लगा मेरे शरीर में जान नहीं है। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा और मैंने पीछे देखा, तो वही मैकेनिक था। मैंने अपने डर को छुपाया और उससे पूछा कि क्या मेरी कार रेडी हो गई है। उसने कहा, थोड़ा टाइम और लगेगा। वो मुझसे कुछ पूछने लगा। तभी मेरी नजर सामने वाले शीशे पर पड़ी, तो उसमें वो मैकेनिक दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये देखकर तो मैं जैसे पीला पड़ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस फिर मैं ऊपर वाले को याद करने लगा
फिर वो मैकेनिक वापस जाने लगा। मैंने एक चीज और भी नोटिस की कि उसकी तो परछाई ही नहीं थी। मैं खड़ा हुआ और अपनी परछाई देखी तो मुझे मेरी परछाई दिखाई देती है। अब तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आके फंस गया। मैं चुपचाप दबे पांव उस मैकेनिक के पीछे जाता हूँ और छुपकर उसे देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। मैं क्या देखता हूँ, उसके हाथ में एक बिल्ली थी और पता नहीं उसे वो हाथ में क्यों लिए हुए था। फिर मैं क्या देखता हूँ, उसके हाथ की उंगलियां हरकत में आ जाती हैं। उसके दूसरे हाथ के नाखून अचानक से बड़े हो जाते हैं और नुकीले भी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर के नाखून हो। उसने उस बिल्ली को पेट से अपने उन नाखूनों से चीर दिया और अचानक से उसका सर बड़ा हो जाता है। बड़ा सा मुंह खोलकर उस बिल्ली की अतड़ियां और उसके खून को पीने लगता है। मेरी तो जैसे हिम्मत ने जवाब दे दिया, अब तो मैं नहीं बचूंगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कैसे भी इस गैरेज से मुझे निकलना होगा। मैं फिर उसे देखने लगा कि अब वो क्या करेगा। इतना सब देखने के बाद मैं समझ गया कि ये कोई इंसान तो नहीं है। फिर उसने अपना मुंह साफ किया और मेरी कार ठीक करने लगा। शायद मेरी कार ठीक हो चुकी थी, वो उसे बांध रहा था। मैंने सोचा कार जैसे ही रेडी कर लेगा ये भूत मुझे मार देगा। यही सब सोचकर मैं काफी ज्यादा डर रहा था और ऊपर वाले को भी याद कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। अब रात के करीब 1 बजने वाले थे। कार रेडी हो गई थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। वो कार स्टार्ट करके चेक कर रहा था। कार ठीक हो चुकी थी। फिर वो कार की चाबी लेकर मेरी तरफ आने लगा। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। फिर मैंने देखा कि अचानक पीछे से एक हॉर्न बजने की आवाज आती है। मैकेनिक पीछे देखता है कि एक ट्रक वाला गैरेज पर आया होता है। शायद उसकी ट्रक में प्रॉब्लम रही होगी। वो मैकेनिक के पास आकर शायद अपनी प्रॉब्लम बताता है। मैं दूर से ये सब देख रहा था तो मुझसे पता नहीं चला कि वो क्या बातें कर रहे थे क्योंकि मेरी दूरी थोड़ी ज्यादा थी। मैंने मन में सोचा भगवान ने इस ट्रक वाले को भेजा है शायद मुझे बचाने के लिए। फिर मैंने हिम्मत की और मैकेनिक की तरफ जाता हूँ और पूछता हूँ, भाई मेरी कार ठीक हो गई या नहीं। उसने कहा हाँ, आप चेक कर लो। फिर वो ट्रक चेक करने लगा। मैंने ट्रक ड्राइवर को इशारा किया और किनारे बुलाया और दबी आवाज में बोला, यहाँ से निकल जाओ जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो मारे जाओगे। ये मैकेनिक एक भूत है। मेरी बात पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने कहा तुम पछताओगे, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। वो नहीं माना। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उस मैकेनिक से कार की चाबी ली, कार में बैठा और स्टार्ट की। मैंने कहा यही मौका है, कार लेकर निकल जाता हूँ। कार आगे बढ़ाई, गैरेज से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगता है कि उस भूत को पता चल गया था कि मैं भागने वाला हूँ। मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने कार स्पीड में कर ली। जैसे ही आगे जाता हूँ क्या देखता हूँ पीछे कि वो भूत उस ट्रक वाले को पकड़े हुए है और उसे गले से चीर देता है। ये देखकर मेरी हालत पतली हो जाती है। मैं तेजी से कार भगाता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। उस दिन तो जैसे किसी भगवान ने मुझे बचा लिया था। लेकिन उस ट्रक ड्राइवर की मौत का मुझे काफी अफसोस था। लेकिन मेरी गलती नहीं है क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे बचा लूं। उसके बाद मैंने रात में निकलना बंद कर दिया। कहीं भी आना जाना हो तो मैं दिन में ही आता जाता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। दोस्तों, अब रात के सन्नाटे अक्सर हर किसी को डराते हैं। हर किसी को मालूम है गांवों में ये सन्नाटे काफी ज्यादा सताते हैं। आज की ये कहानी एकदम सच्ची घटना पर आधारित है।
क्योंकि ये कहानी मेरे अपने चाचा जी की है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि गांव में रहने वाले लोग काफी मेहनती स्वभाव के होते हैं। मेरे चाचा 6 भाई हैं और ये कहानी मेरे चौथे नंबर के चाचा शशि चाचा की है। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। मेरे चाचा की उम्र उस समय करीब 15 या 16 साल रही होगी। आप जानते होंगे दोस्तों कि गांव में काफी उम्र से ही बच्चों को काफी कम उम्र से ही बच्चों को मेहनत करवाते हैं ताकि वो मजबूत बन सके। मेरे चाचा भी काफी मेहनती स्वभाव के थे। उस समय वो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और उनकी उम्र करीब 15 या 16 साल रही है। काफी ज्यादा खेत होने की वजह से सभी चाचा अलग अलग खेतों पर काम करते थे। हल्की ठंडी का मौसम था। गेहूं की बुआई हुई थी। जो लोग गांव में होंगे उन्हें मालूम होगा कि गांव में खेतों में पानी ट्यूबवेल या पंपिंग सेट के द्वारा भरा जाता है। उस समय गांव में उतनी ज़्यादा बिजली नहीं आती थी, खास तौर से दिन में तो एकदम भी नहीं आती। तो खेतों में पानी भरने का काम रात में होता था। उस दिन शशि चाचा खेतों में पानी चढ़ा चुके थे रात में करीब 8 बजे के आसपास। उसके बाद घर वापस आ गए थे। खेत काफी ज्यादा थे तो रात भर पानी भरना होता था। फिर खाना खा के वो सो गए। करीब 11:30 बजे के आसपास चाचा जी को दादी जी ने जगाया और कहा कि जाकर खेत देख लो, खेतों में पानी ठीक तरह से जा रहा है या नहीं। चाचा जी उठते हैं और टॉर्च और लाठी लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। घर से खेत करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ठंड की रात थी, अंधेरी रात थी। जैसे ही चाचा 200 मीटर गए होंगे तो उन्हें सियारों के रोने या यूं कहिए चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। फिर चाचा जी तो इन सब चीजों के आदी थे क्योंकि गांव में अक्सर ये सब चीजें होती रहती थी। वो मस्ती में खेतों की बढ़ते चले जा रहे थे। दोस्तों, अब मेरे चाचा खेतों के पास पहुंच चुके थे। चारों तरफ एकदम खूब अंधेरा था। इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा था। रात का सन्नाटा चाचा को थोड़ा डरा रहा था। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, 15 साल की उम्र का एक लड़का रात के 12 बजे खेतों में अकेले, वो भी सन्नाटे में, तो डर तो लगेगा। चाचा ने देखा खेतों में पानी बराबर जा रहा है। चारों तरफ ठीक से देखने के बाद वो वापस घर जाने लगे। दोस्तों, रास्ते में एक आम का बगीचा पड़ता था। आते वक्त तो चाचा बगीचे की तरफ से नहीं आए थे, लेकिन जाते वक्त पता नहीं उन्हें क्या सूझा, वो वापस उसी बगीचे की तरफ से जाने लगे। जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा एक खेत जो कि गन्ने का था और वो काफी बड़ा था। अंदर की तरफ कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा शायद कोई सियार होगा जिसकी आंखें चमक रही हैं। यही सोचकर वो आगे बढ़ने लगे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अचानक ही उन्हें एहसास हुआ कि एकदम से तेज हवाएं चलने लगी। ये तो गांवों में आम बात होती है कि कभी कभी खास तौर से रात में हवा बहुत तेज चलने लगती है। इसलिए चाचा जी बिना किसी चिंता के आगे बढ़ रहे थे। अभी वो गन्ने के खेत, जो कि काफी बड़े हिस्से में थे, चाचा ने पार नहीं किया था। थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि गन्ने के खेत में हलचल होती है। फिर चाचा खेतों की तरफ देखते हैं तो उन्हें थोड़ा अचंभा होता है। अभी भी वो चमकती हुई चीज उन्हें ही देख रही थी। इस बार चाचा ने अपनी टॉर्च की रोशनी खेतों में उस चमकती चीज पर डाली तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब चाचा निश्चिंत होकर फिर से आगे बढ़ते हैं। मुश्किल से 10 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि उन्हें फिर उस खेत में हलचल महसूस हुई। अब मेरे चाचा को थोड़ा डर का एहसास हुआ, तो फिर भी धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहे। थोड़ा आगे बढ़ने पर वही चमकती चीज उन्हें दोबारा दिखाई दी। अब तो मानो मेरे चाचा सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर वो चीज क्या है। अगर कोई जानवर है तो अब तक मुझ पर हमला कर चुका होता, लेकिन ये कोई जानवर नहीं है।
फिर क्या है, यही सब सोचकर उन्होंने एक बार फिर से टॉर्च उसी तरफ घुमाया। इस बार वो क्या देखते हैं, एक काली परछाई दिखाई देती है। ये देखकर चाचा काफी डर जाते हैं और खेतों की पगडंडी पर बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर जब वो गन्ने के खेतों वाले हिस्से को पार कर लेते हैं, तो वो बाहर आ जाते हैं और रुककर एक बार फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वही चमकती हुई आंखें उसी खेत से अभी भी उन्हें देख रही थी। चाचा फिर से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो उस बगीचे के पास पहुंचते हैं। बगीचा ज्यादा बड़ा तो नहीं था। बगीचे के ठीक बगल से ट्यूबवेल वाली नाली निकली हुई थी, जो ऊंची पगडंडी की तरह एकदम पक्की थी। चाचा उन्हीं नालियों के ऊपर से चल रहे थे। फिर अचानक उन्हें नाली के पानी में कुछ जलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें आम के पेड़ की एक डाल, फिर उसके बाद जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि एक जलती हुई डाल उन्हीं की तरफ गिर रही है। चाचा दौड़ लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या था, चाचा ने दोबारा ऊपर की तरफ नजर दौड़ाई तो ऊपर उन्हें वही शैतान दिखाई देता है जो उनका पीछा कर रहा था। चाचा डर जाते हैं और बजरंगबली बाबा का नाम लेते हैं और दौड़ लगाते हैं। फिर क्या था, थोड़ी दूर दौड़ने के बाद चाचा जी का पैर उन नालियों पर फिसल जाता है और वो नाले में गिर जाते हैं। थोड़ी चोट भी आती है। उसके बाद चाचा जैसे हिम्मत हार चुके थे। फिर उन्होंने देखा कि वो शैतान पेड़ों के ऊपर दौड़ रहा था। चाचा जी ने फिर से खुद को संभाला और खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने दौड़ना शुरू किया। अब उस बगीचे से घर की दूरी लगभग 500 ही रही होगी मीटर। वो शैतान अभी भी उनके पीछे आ रहा था। चाचा सोच ही रहे थे, आज तो मेरा बचना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो शैतान उनके काफी करीब आ चुका था। चाचा बचपन से ही भगवान को मानते थे और पूजा पाठ करते थे। उस उम्र में उन्हें पूरी हनुमान चालीसा अच्छे से याद थी। उन्होंने दौड़ते हुए ही हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या देखा, धीरे धीरे वो शैतान पीछे होने लगा। तभी चाचा ने सामने देखा कि बड़े चाचा आ रहे हैं। उनके पास रुकते ही उन्होंने गुस्से में कहा कि अब मैं रात में कभी खेतों पर नहीं आऊंगा। उसके बाद उन्होंने काफी दिनों तक रात में जाना बंद कर दिया। उसके बाद उन्हें फिर कभी वो शैतान दोबारा नहीं दिखाई दिया। इस घटना के बाद भगवान में उनकी आस्था और भी ज्यादा अटूट हो गई। उन्होंने नियम से बजरंगबली बाबा का व्रत, लेपन और पूजा स्टार्ट कर दी। उसके बाद उन्हें कभी भूत प्रेत या शैतान जैसी चीज नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये दूसरी कहानी भी बहुत पसंद आई होगी और ये एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि डरने का हक सभी को है। और उम्मीद करता हूँ कि इस महामारी के दौर में आप और आप के परिवार सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमारी अगली वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डर के दायरे को बढ़ाने के लिए एक बार फिर आऊँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।